हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैज्ञानिक समाजवाद से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम किसी भी स्टेट से हो आप, अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। इवन यूजीसी नेट के लिए भी ये हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, वैज्ञानिक समाजवाद बोलो या साम्यवाद बोलो, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद और किन किन रूपों में जाना जाता है? तो मार्क्सवाद के रूप में भी, ठीक है, मार्क्सवाद के रूप में भी जाना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है, जिनके जनक कार्ल मार्क्स है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि समाजवाद वर्ड को किसने कॉइन किया, तो रॉबर्ट ओवेन ने किया है। मार्क्स धर्म को लोगों का अफीम कहते थे। ये कोटेशन आता है, धर्म को किसने अफीम कहा है, तो मार्क्स ने कहा है। और एक कोटेशन है, अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। ये भी इनकी लाइन है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित है? मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से इनमें से कौन प्रभावित है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय। तो जयप्रकाश नारायण से प्रभावित थे और इनकी बुक है, देखिए, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक थे। इन्होंने देश में समग्र क्रांति का आंदोलन चलाए। इनकी पुस्तक वाई सोशलिज्म तथा टूवर्ड्स स्ट्रगल है। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के नाम पर पनप रहे सर्वाधिकारवाद की कटु आलोचना की है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में, क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में। आगे है, कोटेशन है, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होते। ये मैक्सी का कथन है, ध्यान रखिएगा। मैक्सी क्या बोलते हैं प्लेटो के बारे में कि अगर प्लेटो आज जीवित होते हैं तो आधुनिक साम्यवादी से भी अधिक साम्यवादी होते, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर पाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य एक वर्ग संरचना है, वर्ग संघर्ष ऐसे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये असिस्टेंट प्रोफेसर आपको उत्तराखंड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है। ये आया यूपी पीजीटी 2021 में। आगे है, मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित है। किससे प्रभावित है? तो फ्रांस की क्रांति से। मार्क्स के जो राज्य और क्रांति के सिद्धांत हैं वो किससे है? तो फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? आप कमेंट में बोलिएगा, कमेंट में लिखिएगा फ्रांस की क्रांति। मार्क्स का राज्य क्रांति का सिद्धांत 1848 से 1851 के मध्य संपन्न फ्रांस की क्रांतिकारी घटनाओं से प्रभावित था, ठीक है। यह देखिए, यह युक्ति कि राज्य आर्थिक आधार पर राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है। क्या है? राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, सामाजिक समझौता है, फिर राज्य के जीवाधारी सिद्धांत है, राज्य के वैदिक सिद्धांत है, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत। तो राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था?
तो ऑप्शन देखते हैं। 1948 में, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा या तो नोट डाउन कर लीजिए। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो 1948। तो सितंबर 1948 में यूनेस्को ने भवन में एक सम्मेलन बुलाए। इस सम्मेलन में बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ भाग लिए। उनके विचार विमर्श करने के पश्चात राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया गया। राजनीतिक विज्ञान विषय में राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आदि बिंदुओं को समाहित किया गया। आगे है, निम्न में किसने एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत उद्घोषित किया था? तो ये मेजनी ने क्या किया था? एक राष्ट्र और एक राज्य का सिद्धांत। तो इटली कहाँ के थे आपके मेजनी? तो इटली के महान देशभक्त और राजनेता मेजनी ने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की घोषणा की। भारत में अभिनव भारत संघ की स्थापना मेजनी के यूथ इटली, ठीक है। अब ये पूछेगा ना, अभिनव भारत की जो स्थापना हुई थी किससे प्रभावित होगा? तो मेजनी के यूथ इटली के नामक संगठन से प्रेरणा से की गई थी। मेजनी का उद्देश्य एक ताकतवर देश के रूप में इटली की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? दमनकारी बोलो, शोषण का बोलो, तो थोड़े थोड़े वर्ड को अलग कर देता है, बट भाव वही होगा। तो ये मार्क्स का है, ठीक है। आगे मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है देखना है। वर्ग शोषण की संस्था है, ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी वर्डिंग चेंज होगी। राज्य शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित? शक्ति पृथक्करण, तो मॉन्टेस्क्यू का। तो मॉन्टेस्क्यू की एक बुक याद रखिएगा, क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन का समर्थन किया। उनका मानना था कि यदि सभी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को प्रदान की जाएगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता असुरक्षित हो जाएगी। अतः शासन को तीन अंगों को एक दूसरे से स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। मतलब तीनों अंगों का अपने अपने में स्वतंत्रता, आपका ये काम है, आपका ये काम है। ये अमेरिकी संविधान, अमेरिका इससे काफ़ी प्रभावित है। आगे है, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आश्चर्य कारण क्या था? राज्य के गठन का, तो असमाधायी वर्ग संघर्ष, असमाधायी जो समाधान न, असमाधायी जिसमें समाधान न हो सके। तो देखो, मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष की असमाधायी स्थिति है। एंजल्स ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के विषय में लिखा है। यह समाज के विकास के एक निश्चित चरण की उपज है। यह इस बात की स्वीकृति है कि समाज ऐसे वर्ग अंतर विरोध संघर्ष शिकार है जिसका कोई हल नहीं है। ये वर्ग संघर्ष समाज और वर्ग को भस्म कर दे, इसलिए प्रकट रूप में राज्य की आवश्यकता हुई जो इस संघर्ष पर नियंत्रण कर सके और व्यवस्था के अंतर्गत सीमित रख सके। इस संदर्भ में लेनिन का यह भी निष्कर्ष है कि राज्य वर्ग संघर्ष के जिनमें कोई समझौता संभव नहीं है, उपज और अभिव्यक्ति। आगे राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मार्क्स ने प्रतिपादित किया। आगे है, राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम एवं प्रकटीकरण है। तो ये भी मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है? तो देखिए, मार्क्स भी किए हैं, एंजल्स भी किए और लेनिन भी किए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है। यह विचार किससे संबंधित है? तो मार्क्सवादियों से संबंधित है। इसमें कुछ आपको कम्युनिस्ट में राज्य पूंजीवाद वर्ग की कार्यकारिणी समिति बताया गया। एंजल्स के अनुसार
यह एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दलन के लिए एक यंत्र मात्र है, यह एक स्वाभाविक समुदाय नहीं, जैसा कि प्लेटो और अरस्तु की धारणा थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है? तो वर्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में किसने कहा अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? तो मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या है? तो काल्पनिक है। उससे पहले कल्पना लोग समाजवादी थे ना, ये वैज्ञानिक समाजवादी हो गए। मार्क्स किस देश के रहने वाले हैं? तो ये जर्मनी के हैं। देखो, कार्ल मार्क्स का सब तो जन्म देखो 5 मई 1818 में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर शहर में पैदा हुए थे। मार्क्स ने अपने जीवन का अधिकांश समय फ्रांस और ब्रिटेन में बिताया। मार्क्स ने काल्पनिक समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद में रूपांतरित किया। मार्क्स की शिक्षा वॉन और बर्लिन यूनिवर्सिटी में हुई, जहां वह हीगल के चिंतन से बहुत प्रभावित हुए। बाद में उसने हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति में को लेते हुए और फेयरबाख से भौतिकवाद, ये भी पूछा जाता है, द्वंद्वात्मक पद्धति मार्क्स ने किससे लिया था? तो हीगल से। और भौतिकवाद जो दिया वो फेयरबाख से लेते हैं और अपने द्वंद्व और भौतिकवाद का निरूपण किया। द्वंद्ववाद और भौतिकवाद को मिला के उन्होंने उसका निरूपण किया। आगे है, चलिए वही है हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क्स के अनुसार इतिहास भौतिक शक्तियों की उपज है। ठीक है, भौतिक शक्तियों की उपज है। आगे है, किन आधारों पर मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो भौतिक शक्ति। आगे है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? तो हीगल और मार्क्स, वाद, प्रतिवाद और संवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारकों में मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? अभी हमने ऊपर देखा है, द्वंद्वात्मक पद्धति। मार्क्स ने द्वंद्व का सिद्धांत किससे लिया है? हीगल से लिया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? तो वैज्ञानिक समाजवाद हो जाएगा। मार्क्सवाद रहते तो मार्क्सवाद हो जाता। निम्नलिखित किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है? तो ये मार्क्स कहे विचारधारा को भ्रामक चेतना। मार्क्स के अनुसार विचारधारा पूंजीपति वर्ग द्वारा सर्वहारा पर प्रभुत्व स्थापित करने का साधन है। यह एक भ्रामक चेतना है जो शोषण के वास्तविक मुद्दों पर पर्दा डालने का कार्य करती है। निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये राज्य शोषण का एक साधन है। राज्य क्या है? शोषण का एक साधन है, शोषण का यंत्र है। आगे है, मार्क्सवादी मानते हैं तो राज्य एक वर्ग संरचना है। आगे है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। देखो, कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्रमशः इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का, मतलब इतिहास के भौतिकवादी दास कैपिटल में और वर्ग संघर्ष कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहते हैं क्या? उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करता है। उत्पादन की जो पद्धति है इतिहास की गति को निर्धारित करता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? पहला ऑप्शन है, परिवर्तन की मूल सच्चाई ईश्वर है। मनुष्य का विचार वास्तविक सच्चाई नहीं है। आगे है, परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। तो वही हो जाएगा, परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो देखो, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी है, वर्ग संघर्ष भी है, अतिरिक्त मूल, तो यदमात्म ये नहीं है। नेक्स्ट है, अच्छा इसका मतलब वो लेसेस फेयर होता है, यदमात्मक। ठीक है, देखो हिंदी में दे दिया है। चलो, इसमें कोई था नहीं, ये तीनों तो पता ही था, मार्क्स से रिलेटेड ये नहीं है। और मार्क्स से रिलेटेड क्या क्या है?
मार्क्स के आधारभूत मान्यताएं निम्नलिखित है: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग चेतना, क्रांति का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो देखो ये 2020 में सेम देखो यूपी जीआईसी में पूछा गया है, ये आपका टीजीटी का क्वेश्चन। ऐसा मत सोचो कि टीजीटी का क्वेश्चन जीआईसी में नहीं पूछेगा, ठीक है, याद रखो। आगे है निम्नलिखित में कौन एक मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो अहस्तक्षेप, यही देखो, यही अहस्तक्षेप लेसस फेयर, या इसी का नाम होगा यदि मात्म, ठीक है, लेसस फेयर हो गया, हस्तक्षेप हो गया, सब एक ही वर्ड है। तो देखो इसी को वर्ड को सिर्फ चेंज करके कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो प्लीज़ ऑप्शन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और मैंने अभी जो पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम हो उसका भी सॉल्यूशन करा रखा, अगर आपने वो नहीं देख रखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। और कल परसों से मैं फिर यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आऊँगी, जो आने वाले एग्ज़ाम यूजीसी नेट में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आगे मार्क्स का अंतिम उद्देश्य स्थापित करना है, तो क्या है? वर्ग विहीन समाज, मतलब वो वर्ग विहीन, वर्ग ही तो जो शोषण करता है राज्य के माध्यम से, तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद। आगे मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है? तो ये है आपका लेबर सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ए बी। आगे किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो ये हो जाएगा लेनिन। आगे है निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है? तो दल, देखो एक मिनट, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान? तो ये दल का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष मूल्य तो इसका है मार्क्स का है, ये दल सिद्धांत से रिलेटेड है। तो ये यूपीजीआईसी 2008 में पूछा गया है। तो मजदूर वर्ग को प्रशिक्षित करना, नेतृत्व तथा क्रांति की ज्वाला को बनाए रखने के लिए लेनिन ने दल के महत्व को स्वीकार किया। सोवियत रूस की में क्रांति को सफल बनाने के लिए लेनिन ने बोल्शेविक दल का गठन किया। वर्ष 1917 में जारशाही को उखाड़ फेंका। रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ है? डेट के साथ याद रखिएगा, 14 जुलाई 1789, ठीक है, मैंने ऊपर पूछा था आपसे, 14 जुलाई 1789। आगे है मार्क्स के प्रोटिशियंस, पेबलियंस एंड गिल्ड मास्टर जर्मनी का मुख्य जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? फिर से एक बार मैं बोलती हूँ, देखो मार्क्स के पेट्रिशियंस, प्लेबियंस और गिल्ड मास्टर जर्नीमेन्स का उल्लेख किस संदर्भ में किया? ऑप्शन में है वर्ग संघर्ष, वर्ग सहयोग एवं विवाद। आगे है नस्ल संघर्ष और नस्ल सहयोग, तो पहला वाली हो जाएगा वर्ग संघर्ष। तो मार्क्स ने पेट्रिशियंस, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्मीन का उल्लेख वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा रचित पुस्तक दोनों मिलकर किए थे। और डेट याद रखिए 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अनुसार सभी वर्तमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह वर्ग संघर्ष विभिन्न कालों में विभिन्न वर्गों जैसे फ्रीमैन, स्लेव, पेट्रिशियंस, प्लेबियन, लॉर्ड सर्वे, गिल्ड मास्टर, जर्नीमेन्स के मध्य हुआ है। शोषक एवं शोषित के मध्य यह संघर्ष सभी कभी दृश्य एवं कभी अदृश्य रूप में होता है। इसके परिणाम स्वरूप या तो समाज का पुनर्निर्माण होता है या दोनों ही वर्गों का विनाश होता है। आगे है किसने कहा कार्ल मार्क्स मुक्त समाज का दुश्मन है? तो ये कार्ल पॉपर, उनकी बुक है ओपन सोसाइटी विथ एनिमी, देखिए उनकी बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ठीक है। आगे है सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया है? तो माओ ने दिया है सतत क्रांति का।
माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ये कृषक को, पहले तो मजदूरों की बात हो, लेकिन जब माओ आए तो वो कृषक को महत्वपूर्ण स्थान देने लगे। ठीक है, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। माओ किसानों को साथ लेकर मार्क्सवादी क्रांति की सफलता के लिए संघर्ष करता रहा। आगे है लोक युद्ध की संकल्पना विकसित करने का श्रेय तो माओ त्से-तुंग को जाता है। निम्न में कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है तो ये माओ ही है। मार्क्स के साम्यवाद के अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली तो ये है लास्की। क्या बोलती है लास्की? मार्क्स ने साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया जिसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 52। एक मिनट। श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांतों को किसने सुपरिष्कृत किया था तो लेनिन ने स्टेट एंड रेवोल्यूशन में किया था। क्या किया था? श्रमिकों के तानाशाही के सिद्धांत को सुपरिष्कृत। ठीक है, तो लेनिन ने 1917 में लिखी अपनी पुस्तक राज्य क्रांति को हिंदी में स्टेट एंड रेवोल्यूशन में श्रमिकों की तानाशाही को स्पष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन 1918 में लिखी गई उनकी पुस्तक प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशंस और एंड रेनिगेट्स काउंट्स में उन्होंने सर्वहारा अधिनायकवाद या श्रमिक वर्ग की तानाशाही से संबंधित विस्तृत विवेचना की। आगे है वर्ग संघर्ष का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है तो किया गया है आपका लेनिन द्वारा स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद तो क्या है? पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। साम्राज्यवाद क्या है? पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। ठीक है, तो लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था। लेनिन की इस अवस्था का विश्लेषण अपनी पुस्तक इम्पीरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इनकी पुस्तक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा। आजकल थोड़ा क्वेश्चन टफ बनाने के लिए इंग्लिश वाले को हिंदी में दे देता है तो इम्पीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, दोनों ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, और लेनिन ने 1902 में व्हाट इज़ टू बी डन, अब हमें क्या करना है की रचना की जिसमें अपने सैद्धांतिक विचारों का उल्लेख किया। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण अभी हमने देख लिया। राज्यविहीन वर्गविहीन समाज पर किस विचार का विश्वास है तो ये मानते मार्क्स। आगे है जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं तो इसमें कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है तो मार्क्स और एंजल माने जाते हैं। और इसके अतिरिक्त ये सब कल्पना लोकी समाजवादी में कौन कौन आते हैं? चार्ल्स फूरियर आते हैं, सेंट साइमन आते हैं, थॉमस मूर आते हैं, रॉबर्ट ओवेन आते हैं। ये सब वैज्ञानिक समाजवाद से पहले के जो थे उनको कल्पना लोकी समाजवाद कहते हैं। समाजवाद सबसे पहले वर्ड तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था, ये हमने देख लिया ऊपर। इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है तो वो कार्ल मार्क्स। अब आप क्वेश्चन ऊपर से कर रहे होंगे तो आपको सब अच्छे से आ रहा होगा। मार्क्स सिद्धांत किसका समर्थन करता है तो साम्यवाद का करता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। और समाजवाद शब्द को मानते हैं तो क्या मानते हैं? एक सकारात्मक अच्छाई। ठीक है, सकारात्मक अच्छाई है। नेक्स्ट है आपका हरेक को से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। यह सूत्र किस व्यवस्था का है तो ये है आपका साम्यवादी व्यवस्था का। ठीक है, आगे है राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है तो साम्यवाद से राज्य समाप्त हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा तो कार्ल मार्क्स का है, ये राजस्थान में पूछा गया प्रश्न है। आगे है
किसका दावा है कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा? देखिए वर्ड को बस थोड़ा सा अलग कर दिया है वर्ड, ये DSSS में पूछा गया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो सब हम पढ़ चुके हैं, मार्क्स के द्वारा। अतिरिक्त मूल्य का निम्नलिखित में कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? तो अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। अधिशेष मूल्य का मतलब क्या होता है? बिक्री प्राप्त और वेतन का अंतर। कहने का मतलब है, देखिए जैसे क्या है, कच्चा माल आया, वो फैक्ट्री में आया, मजदूर ने उस पर अपना समय अपना मेहनत लगाया, फिर वो मटेरियल तैयार हुआ। तो जो कच्चा माल जिस दाम में आया था, ठीक है, और जब ये जो तैयार होके माल जो गया वो बिकेगा, तो इस दोनों के बीच जो अंतर हुआ उसका रेट का, जैसे मान लीजिए 5 रुपये में मैंने कोई कच्चा माल खरीदा, उसको मैंने 25 रुपये में बेचा, तो इस 20 में 5 और 25 में 20 रुपये का जो डिफरेंस है, ये 20 रुपये का डिफरेंस किसको मिलता है? जो मजदूर को तो मिलता नहीं, मजदूर को तो बस दिन की मजदूरी मिलती है, तो उसी को मार्क्स ने बोला है। तो इस जो मूल्य है, इस पे एक्चुअल में मजदूरों का हक होना चाहिए, क्योंकि उन्हें मेहनत टाइम उन्होंने लगाया, तो उसी को बोलते हैं अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। मतलब अधिशेष मूल्य, अतिरिक्त मूल्य जो बोलो। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो विकसित किसने किया था? देखिए याद रखिए, रिकार्डो, ठीक है। देखो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन राजनीतिक क्षेत्र में कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अब पूछे किस, अब हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने किससे लिया? तो रिकार्डो से लिया है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूलतः रिकार्डो के मूल्य श्रम सिद्धांत, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू से है, जो इकोनॉमिक्स है ये से। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है, इसलिए रिकार्डो के को अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जनक माना जाता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिससे एक मजदूर पैदा करता है और जो वह वास्तव में पाता है, वही जो मैंने अभी आपको समझाया। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अब देखो इसमें तो है ही नहीं रिकार्डो ना, तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा। मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो देखिए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किए हैं। ऑप्शन ए, जनतांत्रिक लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है, तो लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा। आगे है निम्नलिखित में 3 ऐसे जो एक दूसरे से मिलते हैं एवं वह चौथा कौन है जो इनसे तीनों से अलग है? तो देखो उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद और समाजवाद। तो ये समाजवाद हो जाएगा कि उदारवाद से बिल्कुल डिफरेंस है, और व्यक्तिवाद तो उदारवाद पहले व्यक्तिवाद फिर उसका बृहत रूप उदारवाद हो गया। आगे है विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवर्तक कौन है? विकासवादी समाजवाद, ठीक है, एडवर्ड बर्नस्टीन है। एडवर्ड बर्नस्टीन है किसके? विकासवादी समाजवाद। आप ये सब जो टर्म्स है उसको एक जगह लिख लीजिए, कौन कौन किसके प्रतिपादक है। मैंने जब भी अपना वो कराती हूँ क्वेश्चन तो बताती हूँ कि आप जब भी कोई भी क्लास लो तो अब एक नोट्स जरूर रखा करो। जो चीज़ें आपको नहीं लगती है, जो चीज़ें बार बार पूछी जाती है, उसको नोट डाउन कर, अगर आपको अच्छे से याद है, जो बिल्कुल नहीं भूला गया है, भूलते हो तो उसे तो मत लिखो, बट जो आप नया नया पढ़ते हो तो वो तो ऑब्वियसली कि हम भूल जाते हैं। इसी चीज़ को हम बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें नहीं भूलती है, तो इसके लिए आप लिखा करो। बाद में उसे, जैसे आज रात में आपने जो भी पूरे दिन में पढ़ा उस रात को उसमें 1-2 बार देख लो, ठीक है। फिर हफ्ते भर बाद जैसे आपने हर दिन पढ़ा तो इकट्ठा होते जाएगा। हर दिन मान लीजिए 1 पेज का आप 1 या 2 पेज जो भी लिखते हो, और उसको हफ्ते में लास्ट डे, जिसे अगले दिन तो करो ही करो, उसके बाद सबसे बाद क्या है, लास्ट में उसका अच्छे से रिवाइज करो। लास्ट डे उस फिर से पढ़ लोगे तो वो अच्छा हो जाएगा। हाँ, अगला है बर्नस्टीन के अनुसार जनतंत्र का अर्थ वर्ग शासन का अंत करना, एक वर्ग के बदले दूसरे वर्ग का शासन स्थापित करना नहीं है। आगे है समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग, तो जो इसको क्वाइन करेंगे वही प्रथम बार यूज़ किए हैं, रॉबर्ट ओवन हो जाएंगे। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अब रॉबर्ट ओवन का टाइम क्या 1771 से 1885
1858। इस ब्रिटिश कहाँ के हैं ये? एक ब्रिटिश उद्योगपति, मानव प्रेमी, सहकारिता आंदोलन का अग्रदूत रॉबर्ट ओवन द्वारा लिखी गई पुस्तकें अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी एजेस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर और सोशल सिस्टम, द बुक ऑफ द न्यू मोरल वर्ल्ड एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रेस। नेक्स्ट है, आज 100 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, बाकी जो बचेगा क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है। देखिए, समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाले, तो सबसे पहले प्रयोग यही किए थे। समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देश में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? तो रॉबर्ट डहल का। एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, आंग्ल भाषीय जगत में राजनीतिक सिद्धांत क्या है? मर चुका है, साम्यवादी देश में वह बंदी है और अन्यत्र वह मर गया है। तो रॉबर्ट डहल का ये कोटेशन है। मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। यह किसने कहा है? तो ये कहे हैं आपके लेनिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेनिन का मार्क्सवाद के सिद्धांत की दृढ़ता एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रता बदली हुई व्यवस्था है। यह कथन किसका है? तो जॉर्ज सेवाइन का। क्या सेवाइन का कथन है? तो लेनिन का मार्क्सवाद के सिद्धांत की दृढ़ता एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है। तो जॉर्ज एस सेवाइन का ये कथन है। जॉर्ज एन सेवाइन की जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया है? तो साम्राज्यवाद की पूंजीवाद उच्चतम चरण, ये लेनिन का है। तो अभी हम ऊपर पढ़ लिए तो आराम से आप कर लेते। और मार्क्सवाद का ये कुछ कोटेशन है, कुछ बातें हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लिख लीजिए। पूंजीवाद जिन शक्तियों को जन्म देता उन्हें वह संभालने में असमर्थ है। मार्क्सवाद ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है, समाजवाद अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स का कथन मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। मार्क्स के अनुसार विचारधारा मिथ्य चेतना की अभिव्यक्ति है। मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम कहा है। मार्क्स ने राष्ट्रवाद को अस्वीकार करते हुए कहा है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। मार्क्स ने विश्व के मजदूरों को एक हो जाने की नारा लगाया, ये कई बार आया है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें होने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। निम्न में किसने धर्म को लोगों का एक अफीम कहा है? तो मार्क्स ने कहा है। कोटेशन है, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। तो ये भी कार्ल मार्क्स का कथन है। कोटेशन अच्छा है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बार नहीं आया एग्जाम में। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, तो ये भी माओ से तुंग का है। और भी उनका है, देखिए उनका ना इस बार पूछा था, देखिए ये वाला ध्यान रखिए। माओ ने लंबी छलांग 1958 से 60, सैकड़ों फूलों को का अभियान 1957, महान सर्वहारा सांस्कृतिक डेट, ये उसको क्रम में सजाने को आया था माओ का, वो पीजीटी में, तो ध्यान डेट रख लीजिएगा। और क्या है माओ से रिलेटेड उनकी प्रमुख रचनाएं, ऑन कंट्राडिक्शन है, न्यू डेमोक्रेसी, फिर है ऑन कॉलिजन्स गवर्नमेंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। माओ द्वारा दिए गए सिद्धांतों की प्रमुख अंतर्विरोध का नियम, समाजवाद, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा, असंगत का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, लोक युद्ध का सिद्धांत, सशस्त्र क्रांति का सिद्धांत, जनवादी लोकतंत्र का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87, निम्नलिखित में किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली, तो अभी कितनी बार माओ से तुंग का है। सांस्कृतिक क्रांति एवं अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का निम्न किस राजनेता द्वारा दिया गया है? तो ये भी माओ के द्वारा। आगे है मैच करना, माओ से तुंग है, मॉन्टेस्क्यू है, कार्ल मार्क्स है। तो देखियो
इसमें थोड़ा सा देखिए, क्या राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों को संगठित है, सैन्य शक्ति केंद्रीकरण में आसान मालूम अमल ठीक है खतरा, दुनिया के मजदूर संगठित हो जाओ तो दास्ता। तो ये तो मार्क्स का हो गया, सी में 4, तो सी में 4, बी में है सी में 4, तो बी ही हो जाएगा, सी में 4। ठीक है, तो देख लीजिए, माओ से तुंग का सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है किंतु अमल में यह कठिन होता है। मॉन्टेस्क्यू का राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है। कार्ल मार्क्स का वही ये दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाए, तुम्हारे पास खोने को तुम्हारी बेरियां हैं, पाने को पूरा संसार है। लेनिन वे लोग खतरनाक है जो यह नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक दिखावा है जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध न दिया जाए। आगे है, निम्नलिखित किसने दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ की अपील की थी? मार्क्स ने किया था। विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ तो कार्ल मार्क्स ने किया था। हस्तचलित मशीन से निर्मित वस्तुओं में सामंतवादी समाज और वाष्प चलित मशीन से निर्मित वस्तुओं में पूंजीवादी समाज निर्मित है, तो ये मार्क्स का है। आगे है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में किस चिंतक ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद का सम्मिलन करने का प्रयास किया है? तो जेम्स बरहम ने किया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक, तो एंजल्स के प्रभाव में आकर मार्क्स उग्रपंथी बन गए और पेरिस छोड़ दिए, वह बेल्जियम। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा ना। तो देखिए, एंस के साथ मिलकर उन्होंने साम्यवादी उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, तो दोनों साथ में होना चाहिए था, इसीलिए इसको नहीं किया गया होगा। दोनों आंसर होना मतलब एक साथ नहीं थे, इसलिए निम्नलिखित में, और दोनों ऑप्शन दे दिया। चलो एक ऑप्शन देता एंजल्स भी और कार्ल मार्क्स द्वारा, तो इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया गया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की बुक है, बाकी तीनों उनकी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 96, दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का है? तो मार्क्स का है। अब तक सभी समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो मार्क्स का। आगे है, अब तक के समाज का वर्ग इतिहास ठीक है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है? अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। ये पंक्ति किस बुक में है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में है। पूछा जाता है, ये नेट में भी पूछा गया, ये आपका पीजीटी 2021 में पूछा गया था। आगे है, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था? नव, देखो नव उपनिवेश, ये क्रूमा का था, नक्रूमा का था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, तो ये है मैक्सी का कथन। ठीक है फ्रेंड्स, और भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। देखिए कितने क्वेश्चन है, आप देख सकते लो, 120 100 क्वेश्चन अभी हमने किया है, बाकी आपके अभी एक और क्लास में हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सप्लेन वाला पार्ट है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, तो इससे थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जा रही है, बट कोई नहीं, हमें 147 है, तो 47 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बचा है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।